हमारे समय में मशीन्स थी, लेकिन वो हमारी मदद के लिए थी। आज खतरा ये है कि मशीन मनुष्य को रिप्लेस करने के लिए आ रही है। क्या प्रिंट मीडिया ख़त्म ही हो जाएगा, न्यूज़पेपर बंद ही हो जाएंगे? अगर खतरे की बात करते हैं तो खतरा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि इसकी उपयोगिता है वो उस तरीके से कम होती जा रही है, क्योंकि उसके समानांतर एक दूसरा मीडिया खड़ा हो गया है। सर, तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि आज जो जर्नलिस्ट काम कर रही है वो बेसिकली पैसों के लिए कर रही है? तो जब आप नौकरी करते हैं, कहीं सर्विस करते हैं, उसके जरिए आप अपने परिवार को पालते हैं, तो मैं ऐसा तो कह ही नहीं सकता कि उसको पैसा नहीं चाहिए। जब सरकार ने कहा था कि हम हर पंचायत में टेलीफोन पहुंचाएंगे, कि हमने हंसी उड़ाई थी कि सरकार का दिमाग खराब हो गया है। कि अब चूंकि मैं भी एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हूँ, कभी कभी डर लगता है कि हम आगे कुछ कर पाएंगे कि नहीं। तो सर ऐसे में हम क्या करें? डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान गलतियां होंगी, उससे घबराएं नहीं, वही आपकी असली सिखलाई है। गुड इवनिंग सर। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट श्री गिरीश उपाध्याय जी। और सर, वीर भारत के स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मतलब बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद आज सर जब एक प्रोफेसर भी है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में, तो सर आज हम आपसे बात करेंगे अबाउट योर जर्नलिज्म में जो आपकी करियर रही है, जो फील्ड ऑफ वर्क, योर स्टोरीज, योर एक्सपीरियंसेस। और सर ये 3 दिन जो अभी प्रणाम, उदंत, मारतंड में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, जो आप न्यूज़ रूम में जब बैठे थे, तो सर इस बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो 3 दिन का आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? देखिए सृजन, ये जो 3 दिन का एक्सपीरियंस है, ये हम लोगों की पीढ़ी के लिए तो बहुत एक आत्मीय लगाव वाला मामला है, क्योंकि ये जिस समय पर बात कर रहे हैं और जिस समय ये आयोजन हो रहा है, उस समय पूरी पत्रकारिता की दुनिया में और मीडिया की दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी आशंकाएं खड़ी हो रही हैं। पत्रकारिता का स्वरूप क्या होगा? जिस पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं, जिसके 200 साल के पूरे होने पर, या जिनका 200वां साल हम अभी मना रहे हैं, उसका भविष्य क्या है, यानी प्रिंट मीडिया का भविष्य क्या है? तो आज से 200 साल पहले जो एक अखबार शुरू हुआ था, जिसने कि भारत में हिंदी पत्रकारिता की नींव डाली थी, उसके बहाने ये जो विमर्श हो रहा है, ये जो चर्चा हो रही है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ हमारे अतीत को याद करने का मामला नहीं है, ये हमारे पुरखों को याद करने का मामला नहीं है। उनके योगदान, उनके जो उन्होंने किया, उसकी उस धरातल पर खड़े होकर आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उस पूंजी को, उस धरोहर को हम आगे कितना ले जा पाएंगे और वो आने वाली पीढ़ियों के कितने काम आएगी, उसका स्वरूप क्या होगा। तो ये जो 3 दिन का आयोजन था, ये केवल उदंत मार्तंड के, ये जो प्रणाम उदंत मार्तंड शीर्षक से जो आयोजन हुआ था, ये केवल उदंत मार्तंड को याद करने भर का नहीं है, ये हमारी उस पूरी इन 200 सालों के उस इतिहास को याद करने का वक्त है, जिसके कहते हैं ना कि नींव के एक एक पत्थर को याद करने का समय है, जिस पर कि हमने आज की पत्रकारिता का भवन खड़ा किया है। तो इस 3 दिनों में हमने उस पूरे प्रसंग को के बहाने न सिर्फ अपने अतीत को याद किया, बल्कि भविष्य में पत्रकारिता की दिशा क्या होगी, उसकी दशा क्या होगी, पत्रकारिता किस ओर जाएगी, और इन सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश की कि पत्रकारिता का भविष्य है या नहीं है, खास तौर से प्रिंट मीडिया का भविष्य है या नहीं है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि प्रिंट मीडिया खतरे में है डिजिटल मीडिया की वजह से, विजुअल मीडिया की वजह से। तो क्या ऐसा है? और यदि ऐसा है तो उसको बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो इन सारे सवालों पर इस पूरे 3 दिन के उसमें मंथन हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये इसलिए भी ज़रूरी था ताकि पूरी मीडिया जगत का, पूरी पत्रकारिता जगत का ध्यान इस ओर जाए कि हमारी समस्या क्या है, किस धरातल पर हम खड़े हुए हैं, और क्या वास्तव में जिस खतरे का हल्ला मचाया जा रहा है वो खतरा है भी या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 दिनों में जो भी विमर्श हुआ है, उसने एक बात तो ये तय की है कि अभी उतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंट मीडिया अभी एकदम से ख़त्म नहीं हो रहा। अगर कोई ये सोचता हो कि आज डिजिटल मीडिया आ गया और कल रात के 12 बजे ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इसका स्वरूप बदलेगा,
और स्वरूप बदलना भी चाहिए। उदंत मार्तंड का की जब शुरुआत हुई थी तब कुछ और स्वरूप था। इन 200 सालों में पूरी केवल अखबार ही नहीं बदले हैं, पत्रकारिता ही नहीं बदली, पूरी दुनिया बदल गई है। और बदलाव नियति के प्रक्रिया है, बदलाव होना ही चाहिए। तो इस बदलाव को स्वीकार करते हुए, उसको अंगीकार करते हुए इस पूरे 3 दिन के विमर्श ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि प्रिंट मीडिया बना रहे, वो अपने आप को पुनर्जीवित करे, खड़ा करे, और जिन परिस्थितियों का, जिन विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला वो कर रहा है उस पर विजय प्राप्त करे। तो इस दृष्टि से ये आयोजन बहुत सफल रहा है। इसने एक विमर्श को खड़ा किया है। मैं सोचता हूँ कि इसमें जितने लोगों ने भागीदारी की, मैं सोचता हूँ कि उनके आने से, उनके विमर्श से और यहाँ से जो चीज़ें इको होगी वो हिंदी पत्रकारिता जगत के भविष्य को बहुत कुछ तय करेंगी। और मेरा ऐसा अनुमान है कि वो जो तय करेंगी वो दिशा नकारात्मक तो कम से कम नहीं होगी। सर, आपको नहीं लगता है कि प्रिंट मीडिया, चूँकि आप भी इस बात से डरे हुए हैं और बेसिकली ये इवेंट भी इसीलिए हम करा रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर हम डरे हैं कि ख़त्म हो सकती है, बस इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए हम कर रहे हैं। तो सर, क्या चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे आजकल कहीं ना कहीं AI यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिजिटल को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में लाया जा रहा है, एंड इफ़ बाई चांस ये चीज़ हो भी जाता है तो सर क्या प्रिंट मीडिया ख़त्म ही हो जाएगा, न्यूज़पेपर बंद ही हो जाएंगे? क्योंकि सर आजकल न्यूज़पेपर कोई पढ़ना नहीं चाहता है, बहुत शॉर्ट बुलेटिन पॉइंट्स लोग प्रेफर करने लगे हैं, वो चाहे कोई भी जनरेशन की आप बात करें। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको इससे पहले खुद ही बताया कि देखिए, जब हम इस आशंका की बात करते हैं तो कई बार चीज़ें कुछ तो वास्तविकता में होती हैं, कुछ इको होती हैं हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वास्तविकता बिल्कुल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें हल्ला ज़्यादा मचा हुआ है। एक बात तो हम अगर खतरे की बात करते हैं तो खतरा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि इसका महत्व उस तरीके से, इसकी उपयोगिता है वो उस तरीके से कम होती जा रही है, क्योंकि उसके समानांतर एक दूसरा मीडिया खड़ा हो गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा मीडिया खड़ा हो गया है। जब प्रिंट की पत्रकारिता थी तब रेडियो नहीं था, रेडियो आया, रेडियो के आने के बाद टेलीविज़न आया, टेलीविज़न आने के बाद डिजिटल मीडिया आया, और डिजिटल मीडिया का स्वरूप में भी आते आते वो सोशल मीडिया के रूप में अब क्या हो गया ये कोई नहीं कह सकता। तो इसके समानांतर सूचनाओं का प्रसार, सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के माध्यम बहुत बदल गए हैं। पहले एक ही पहलवान अखाड़े में था, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता था, अब बहुत सारे पहलवान अखाड़े में उतर आए हैं। तो ये मुकाबला है, और इस मुकाबले के लिए जब आप मुकाबले में होते हैं तब आपको स्वयं को जीतने के लिए, परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसमें पत्रकारिता, खासतौर से प्रिंट की पत्रकारिता, अपने आप को तैयार करे। ये प्रिंट की पत्रकारिता को सचेत करने का भी समय है, उसको उसकी कमियां बताने का भी समय है, और उसको ये भी बताने का समय है कि भाई ऐसा नहीं है कि लोग आपको मरा हुआ मान रहे हैं। प्रिंट की पत्रकारिता आज भी मुर्दा पत्रकारिता नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसी 3 दिनों के सेशन के दौरान टेलीविज़न के मीडिया के जो लोग जुटे थे परिचर्चा के लिए, वो अपने ऑडियंस से और अपने यहाँ पर मौजूद छात्रों से ये सवाल कतई न करते कि आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं। टेलीविज़न के मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने ये सवाल पूछा स्टूडेंट से कि आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो जब चिंता मीडिया के लोगों की ये है कि अखबार पढ़ते हैं या नहीं, यानी अखबार पढ़े जाने चाहिए, तो जब हम मानते हैं कि कोई चीज़ की जानी चाहिए तो हम उसको मुर्दा कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल, हम उसको मरा हुआ नहीं मान सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व अभी जिंदा है। मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, मुझे मरा हुआ तो कतई मत मानिए, मैं फिनिक्स की तरह फिर से खड़ा हो जाऊँगा। तो ये उसको खड़ा करने की कोशिश है। और अगर इसके साथ, ऐसे विमर्श के साथ प्रिंट का मीडिया अपने आप को बदलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, हम 200 साल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 200 साल तक कोई खतरा नहीं है। तो सर आगे आपसे ये सवाल है कि जब आप जर्नलिज्म स्टार्ट किए थे तो उस वक्त क्या चैलेंजेस रहे, जो सबसे पहला आपका एक्सपीरियंस था, या जो सबसे पहला रिजेक्शन आपको मिला होगा इस फील्ड में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए?
फिर आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया उस रिजेक्शन से? देखिए हम लोग तो मैं अब जब अपनी बात करूं तो आज से 45 साल पहले की बात है, जब मैंने पत्रकारिता मैंने अपने प्रवेश किया मान लीजिए, और कोई बहुत चॉइस से नहीं किया था। मैं एक तरह से बाय चॉइस नहीं आया हूँ, बाय एक्सीडेंट आया। और पत्रकारिता को मैं अपना एज अ प्रोफेशन अपनाऊंगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अध्यापन में, शिक्षा में जाना चाहता था, मैं टीचिंग में जाना चाहता था, लेकिन वहाँ परिस्थितियों को देखते हुए मुझे अवसर नहीं मिला। तो मुझे ये ऑफ़र मिला और कुछ काम करना था। चूँकि मैं भाषा जानता था, मैंने हिंदी की पत्रकारिता में के साथ जुड़ा, और जुड़ने के बाद सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रही। देखिए एक अंतर जो है मैं महसूस करता हूँ अभी, जो बहुत बड़ा अंतर है कि हम इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहे कि हमको हमारी जो हमारे जो वरिष्ठ पीढ़ी थी, हमसे जो सीनियर जनरेशन थी, उनमें ये बात थी कि वो सिखाते थे। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सिखाने वाला कोई नहीं। तो हम जब सीख पाए, आज हम जिस धरातल पर खड़े हैं, जो हमारी जो नींव डली है, मैं बहुत सारा क्रेडिट उस जनरेशन को देना चाहूँगा जिसने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, क्या करना है और क्या करना है से ज़्यादा उन्होंने हमको ये सिखाया कि क्या नहीं करना है। और क्या नहीं करना है, इसका मतलब ये क्या नहीं करना है, इसका कारोबार से या उन नकारात्मक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था जिसकी आज के दिनों में बहुत चर्चा होती है। क्या नहीं करने का मतलब ये था कि पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों के खिलाफ जाने वाली कौन सी बात नहीं करनी है। तो एक ऑब्जेक्टिव पत्रकारिता थी, एक मूल्यों के धरातल पर होने वाली पत्रकारिता थी। हम तो ऐसी पीढ़ी हैं, मैं कई बार कहता हूं कि हम तो ऐसी पीढ़ी हैं कि जिनसे काम सीखा वो भारत की आज़ादी में लड़ाई लड़े हुए पत्रकारों की पीढ़ी से दीक्षित होकर आए थे। हमने उनसे काम सीखा। तो हमारी जनरेशन में वो मूल्य आए, वो नैतिकता आई, वो एक प्रोफेशनलिज्म आया। लेकिन हमको अब उस जनरेशन से के साथ काम करना पड़ रहा है, या उन जनरेशन से काम लेना पड़ रहा है जिनके लिए इन बातों का कोई मोल नहीं है। तो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो हम एक बहुत ही संक्रमण काल की पीढ़ी के लोग हैं, जो जिनका आधा हिस्सा वहाँ है मूल्यों की तरफ, नैतिकता की तरफ, एक आदर्श की पत्रकारिता की तरफ, और दूसरा हिस्सा हमारा वो है जिसको उस जनरेशन के साथ काम करना है या उस जनरेशन से काम लेना है जिसके लिए इन चीज़ों का उतने मायने नहीं है। वो एक कारोबार की तरह ले रहे हैं। हाँ, बड़े उससे कहा जाता है, उस समय उसको एक मिशन के तौर पर लेते थे, अब ये कारोबार की तरह लेते हैं। तो हम मिशन और कारोबार के बीच में फंसी हुई पीढ़ी के लोग हैं। हमारी दुविधा को समझा जाना चाहिए अगर मैं कहूँ तो। और इस दुविधा के साथ भी हम कोशिश करते हैं कि जो मूल्य हम लेकर आए हैं हमारे साथ, हम अपने आने वाली पीढ़ी को वो मूल्य सौंप कर जाएं, ताकि कुछ तो ऐसा बचा रहे जो थोड़ा सा सफ़ेद हो। सब कुछ काला हो जाना ठीक नहीं है। सर, तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि पहले जो जर्नलिज्म थी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक मोटिव से काम करती थी, एक मिशन होता था उनके पास कि हमें ऑडियंस के लिए, पब्लिक के लिए कुछ करना है। पर आज जो जर्नलिस्ट काम कर रही है वो बेसिकली पैसों के लिए कर रही है, यही आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको उस तरह से भी बात करता हूँ। ये जब हम कहते हैं कि आज के जर्नलिस्ट सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं, ये अगर कहेंगे तो हम उन पर एक आक्षेप लगा रहे होंगे। हर समय में कोई भी व्यक्ति, मनुष्य जब सभ्यता विकास करती है, सारी चीज़ें डेवलप होती है, तो परिस्थिति के अनुसार हम उसका आचरण करते हैं, हम व्यवहार करते हैं। उस समय का व्यवहार, उस समय का आचरण की आवश्यकताएं अलग थी, हमारी दिशाएं अलग थी, हमारे आदर्श अलग थे, देश की, समाज की आवश्यकताएं अलग थी और कम भी थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये उस तरह, और उसमें एक बड़ा लक्ष्य था। आज़ादी के समय की जो पत्रकारिता थी, अभी इस पूरे 3 दिनों के दौरान ये भी बात सामने आई कि उस समय स्पष्ट लक्ष्य था। लक्ष्य क्या है कि भारत को आज़ादी दिलाना। और अंतिम जो सेशन हुआ उसमें भी ये बात सामने आई कि वो जितना योगदान पत्रकारिता का है उतना किसी क्षेत्र का नहीं है भारत की आज़ादी में। तो एक लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट था। आज़ाद होने के बाद ये दुविधा सामने आई कि अब क्या करें। तो लक्ष्य क्या बना
कि हम अब नए भारत के, आज़ाद भारत के योगदान में, आज़ाद भारत के निर्माण में हम कितना योगदान कर सकते हैं। तो दिशा बदल गई, काम का तरीका बदल गया। पहले वो सरकार अंग्रेज़ों की थी तो हम भी सरकार का घोर विरोध करते थे, उसके खिलाफ आंदोलन किए, उसके खिलाफ अखबारों ने लिखा, लगातार लिखा, अत्याचार सहे, कानूनों की मार सही। लेकिन अब तो हमारी सरकार है, आज़ाद होने के बाद सरकार हमारी हो गई, तो अपनी सरकार को क्या करें, कितना कोसें, नई सरकार है। तो एक दुविधा थी और लक्ष्य बदल गया कि हमको देश के निर्माण में अपना योगदान करना है। लेकिन जब देश के निर्माण में लोग योगदान करने की बात आई, लोग जुड़ने लगे, तो धीरे धीरे एक तरफ वो कारोबार में तब्दील हुआ और दूसरी तरफ जो लोग काम करते थे वो मिशन के बजाय वो नौकरी पर आ गए। तो जब आप नौकरी करते हैं, कहीं सर्विस करते हैं, उसके जरिए आप अपने परिवार को पालते हैं, तो मैं ऐसा तो कह ही नहीं सकता कि उसको पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो काम कर रहा है, उसको उसके श्रम का मूल्य चाहिए। पत्रकारिता से पैसा बनाना या पैसा के लिए पत्रकारिता करना, ये कहने के बजाय मैं ये कहूँगा कि जो लोग मीडिया में या पत्रकारिता में से जुड़े थे आज़ादी के बाद, उनको अपने श्रम का मूल्य चाहिए था। बिल्कुल। और इसीलिए सरकारों ने पे कमीशन और श्रमजीवी पत्रकार संघ जैसी संस्थाओं का गठन हुआ। ये लेबर एक्ट में उनका संशोधन, ये सरकार ने भी माना कि पत्रकारों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल एकदम से हम एक स्वीपिंग रिमार्क की तरह से जो बोल देते ना कि पत्रकारिता पैसे के लिए हो गई, ऐसा नहीं है। पैसा चाहिए क्योंकि वो काम कर रहा है, काम के बदले हम उसका मूल्य दे रहे हैं, तो मूल्य तो दिया जाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, वो चीज़ें बदल गई, यूँ बदल गई कि उसमें जो विकृतियाँ आई, उसके जरिए जो दूसरा एक अलग तरीके का नैतिक पतन हुआ, अलग तरीके का करप्शन हुआ, अलग तरीके का कारोबार उसके अंदर आ गया, उसने ज़रूर इसको मैला किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, अब मैं थोड़ा बायसनेस के साथ आपसे एक सवाल पूछूंगी कि अब चूंकि मैं भी एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हूँ, कभी कभी डर लगता है कि हम आगे कुछ कर पाएंगे कि नहीं, होगा कि नहीं, शायद रिपोर्टिंग में गलतियाँ हो सकती है, राइटिंग में गलतियाँ हो सकती है। तो सर ऐसे में हम क्या करें और आने वाले चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्टेंस में लाएं? पहले तो तय करें कि हमको पत्रकारिता में आना है या नहीं आना है, और पूरे मन से तय करें। आधे अधूरे मन से ये प्रोफेशन कोई काम का नहीं है। आपको पूरा डूब के काम करना है। और जैसे कहा ना कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो ये केवल इश्क की बात नहीं है, ये जर्नलिज्म की भी बात है कि ये सच में आग का दरिया है और उसमें डूब के ही निकलना, मतलब एकदम मेंटली प्रिपेयर होकर निकलना पड़ेगा। आप डिटरमिन होइए कि हाँ, मुझे आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका पूरा डेडिकेशन चाहिए, आप सोच समझ के आइए और फिर तैयार रहिए इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हर बात के लिए, वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन आप एक प्रोफेशन को अपना रहे हैं। कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरीके से वाइट हो, ठीक है, तो प्योर एज ए ड्यू, ऐसा तो नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा, तो आप उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा आपको। एक बात, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि ये डर कर ये प्रोफेशन किया भी नहीं जा सकता। तो और अब रहा सवाल ये कि हमसे कोई गलती हो जाए, तो गलती तो होंगी। बगैर गलती किए, बगैर ठोकर खाए आपको पता कैसे चलेगा कि ये ठोकर होती क्या है? तो आप इसमें लगातार सीखते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान गलतियां होंगी, उससे घबराएं नहीं। वही आपकी असली सिखलाई है, आप उन्हीं से सीखते हैं। तो धीरे धीरे आप इसमें रमते जाते हैं, सीखते जाते हैं और उन गलतियों की संभावनाओं को या आशंकाओं को कम करते जाते हैं। तो आप आएँ, सीखें, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाएं, वास्तविक नॉलेज बेस को। ऐसा नहीं है, आप आगे होगा तो आप इसी बातचीत को हम उस दिशा में भी ले जाएंगे, लेकिन आपका जो बेसिक नॉलेज, आप पढ़िए, जानकारी लीजिए और वास्तविक जानकारी लीजिए। इधर उधर से आई हुई, जिसको आजकल कहा जाने लगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो अनचेक्ड है, वो वेरीफाइड है या नहीं है, वो ऑथेंटिक है या नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं होता। सुपर इम्पोज थॉट्स कह सकते हैं। तो ऐसी सूचनाओं पर भरोसा ना करें, पढ़ें, वास्तविक पढ़ें, क्रॉस चेक करें और जो चीज़ें हैं तथ्यों पर आधारित हो, उसके साथ अपने काम को करें। और फिर जितना
जैसे अभी कहा भी गया, अपने ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाएं, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाएं, अपने लैंग्वेज के स्किल को बढ़ाएं, अपने एक्सप्रेशन के स्किल को बढ़ाएं और दीन दुनिया की पूरी सारी आसपास की खबरों के प्रति, करंट अफेयर्स के प्रति जागरूक रहें। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि अगर ऐसा करने के बाद भी आपको कोई होगा जो इस प्रोफेशन से बाहर कर देगा। आप बने रहेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर आप लास्टली क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो आने वाले जर्नलिस्ट हैं उनके लिए? पहले तो सोच समझ के आएँ। ये प्रोफेशन दोनों चीज़ है कि मैंने तो इस प्रोफेशन को जिया भी है और भोगा भी है। तो हर तरीके का, हर प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मतलब एक्सेप्टेंस होना चाहिए अगर कुछ रिजेक्ट हो जाए। एग्जैक्टली। तो आपको डरना नहीं है, इसमें संभावनाएं बहुत हैं, इसमें दिशाएं बहुत हैं, आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि इस समय छवि अच्छी नहीं है, मैं मानता हूँ कि इस समय प्रोफेशन में बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं, मैं मानता हूँ कि आप पर बहुत सारे लांछन लगने लगे हैं, मैं मानता हूँ कि समाज आपको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता। इसके बावजूद हमारे पास वो ताकत अभी भी है, वो एक प्लस अभी भी है जिससे हम समाज का कुछ हित कर सकते हैं। समस्या ये है कि हम अगर अपने आप को करप्ट करने के लिए ही बढ़ जाएंगे तो फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती। मतलब करप्शन एक चॉइस है। तो हाँ, तो आपको आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर कितना इन्वॉल्व होते हैं। लोग पत्रकारिता करते हैं, लेकिन पत्रकारिता पैसे के लिए करना उस दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से, तो ये आपका चॉइस है। तो ये नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको टेक्नोलॉजी की जो चुनौतियाँ हैं उसके प्रति सचेत रहना होगा। हमने जब जर्नलिज्म किया तब मशीन्स आई थी, यस, खतरे थे। मतलब हमारी जनरेशन ने मशीन और मैन एंड मशीन के बीच में जितना सारा बदलाव देखा है शायद ही किसी जनरेशन ने देखा हो। यानी कम्युनिकेशन के सारे मोड बदल गए। मतलब हमारे समय हमारे पास टेलीफोन, मतलब जो लैंडलाइन टेलीफोन है वो देखना दूभर था, आज हाथ में टेलीफोन है। जब सरकार ने कहा था, तत्कालीन सरकार ने, कि हम हर पंचायत में टेलीफोन पहुंचाएंगे, तो मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि हमने हंसी उड़ाई थी कि सरकार का दिमाग ख़राब हो गया है कि पूरी पंचायतों में जहां सड़कें नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, वहाँ ये सरकार कह रही है कि हम हर पंचायत में टेलीफोन पहुँचाएँगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल? लेकिन आज ये पॉसिबल है। हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ में टेलीफोन है। तो टेक्नोलॉजी आएगी। हमने देखा, हमारे देखते देखते पूरी दुनिया बदल गई। हैंड कंपोजिंग से हमने शुरू किया था, टाइपराइटर से हमने शुरू किया था, हाथ से लिखने की प्रक्रिया से शुरू किया था। आज हम देखते हैं कि आप बोलते हैं और मशीन लिख लेती है। तो हमारे समय में मशीन्स थी, फ़र्क क्या आया है? हमारे समय में मशीन्स थी लेकिन वो हमारी मदद के लिए थी। आज खतरा ये है कि मशीन मनुष्य को रिप्लेस करने के लिए आ रही है। ये खतरा हमको देखना पड़ेगा कि मनुष्य हम वो भले मदद के लिए थी, अब वो हमको रिप्लेस करने के लिए आ रही हैं, पहली बात। और दूसरा, जो एआई और जिसकी चुनौतियों की हम बात करते हैं, उससे निपटने के लिए हमको फिर से संवेदना के, भावनाओं के, व्यक्तिगत रिश्तों के, यानी असल में जब हम जिस दीन दुनिया से आते हैं उस दुनिया की तरफ फिर से लौटना पड़ेगा। बिल्कुल। आप देखिए कितनी विडंबना है कि जो प्रोफेशन मूलतः ह्यूमन था, अब उस प्रोफेशन की कॉपी या एआई से हम क्रिएट करते हैं और उसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि मेक इट ह्यूमन। ट्रू सर, ट्रू। तो ये परिवर्तन, हमको उसको मानवीय बनाने के लिए भी कमांड देनी पड़ती है, जबकि हम मनुष्य के तौर पर उस कॉपी को पहले खुद लिखा करते थे। तो जब तक हम इंसान होने का जज्बा, इंसान होने की संवेदना, वो भावना वो जिंदा रखेंगे, कोई एआई हमको ख़त्म नहीं कर सकती। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, खतरा ये नहीं है कि एआई हमको कितना डेंट करती है या कितना अवसर छीनती है। खतरा जो है हमारे इंटेलिजेंस का आर्टिफिशियल हो जाना है। खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। अगर हमारा इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो गया, वो वास्तविक खतरा होगा। उससे कितना बच सकते हैं? अगर हम उससे बच पाए तो कम से कम मीडिया के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर एआई बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूलतः ये
मनुष्यगत संवेदनाओं को समझने और उनको अभिव्यक्त करने का पेशा है। अगर मनुष्य के तौर पर इस पेशे को हम अपनाए रखेंगे तो कोई चीज़ हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। तो सर आपके इन्हीं शब्दों से एक कोट लास्टली जिससे मैं एंड करना चाहूँगी इस पूरे सेशन को कि सर एक्सेप्टेंस एंड प्रॉपर अडेप्टेशन ऑफ अ जर्नलिस्ट विल लीड अ जर्नलिस्ट टू हिज पाथ और हर पाथ टूवर्ड्स द सक्सेस। सर यही कहना चाहेंगे, राइट? हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है। मैंने आप इसको यूँ कहिए कि हमको परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालते हुए तैयार करना होगा। किसी बात से घबराना नहीं, चुनौतियों का मुकाबला करना तो मनुष्य की फितरत होनी ही चाहिए। फिर चाहे वो एआई हो, हमारे समय कंप्यूटर आया था तो हमको लगा था कि हमको रिप्लेस कर देगा, लेकिन हम आज अभी भी ज़िंदा हैं। तो तमाम एआई के बावजूद मनुष्य ज़िंदा रहे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम कितना अपने आप को एआई के हाथों में बेच देते हैं। हमने अगर खुद को बेच दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ इस बारे में बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।